गांधी ने हिटलर को जिस तरह से अच्छा आदमी बता दिया था, आज पॉलिटिकल इस्लाम को हर कोई वही कह रहा है कि मेरा मतलब नहीं, अच्छा है। अच्छा मुस्लिम, बुरा मुस्लिम, वो थ्योरी जो चल रही है। तो गांधी वाला पोर्शन, क्योंकि सर गांधीवाद इस देश में बहुत घुन, यहाँ का पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप गांधी, महात्मा गांधी से लेकर अब तक वो एक आदर्श बन गए हैं कि हमको उसी तरह से चलाना है, चलना है। देखिए, गांधी जी वास्तव में एक भारत के ही एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। और ये सीताराम गोयल ने भी लिखा है, कोनराड एल्स्ट ने भी लिखा है कि क्या कारण है कि गांधी के बार बार ब्लंडर के बावजूद कांग्रेस की लीडरशिप और देश उनको नेता मानता रहा। तो कहीं न कहीं ये हिंदुओं के की एक भ्रामक धारणा का भी एक प्रतिबिंब है, जिसको गांधी जी रिप्रेजेंट करते थे, कि हिंदुओं में एक गलत विचार फैला हुआ है कि अगर हम भले हैं, और ये गांधी जी में कूट-कूट के मिलता है हिंदू स्वराज से लेकर के बाद तक, कि अगर हम भले हैं तो दूसरे को हम सुधार सकते हैं, और तब बुरा से बुरा व्यक्ति हमारा बुरा नहीं करेगा अगर हम उसके प्रति सद्भाव रखेंगे। लेकिन ये बहुत लोगों ने गांधी जी के समय भी कहा था, श्री अरविंद ने कहा था, फिर उनके ये जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, बहुत लोगों ने उनको कहा था कि आप ये गलतफहमी में हैं। कुछ आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, और कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। कम्युनिज्म एक मतवाद था, स्टालिनिज्म एक मतवाद था, माओइज्म एक मतवाद था, उसी तरह पॉलिटिकल इस्लाम भी एक मतवाद है। यह कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक विचार है, और यह विचार दूसरे विचारों को, दूसरे विचार वाले को खत्म करना अपना उद्देश्य समझता है। इसमें आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इससे उसको मतलब ही नहीं है। तो गांधी जी का जो भ्रम था वो यही था, हिटलर के सिलसिले में भी था, इंपीरियलिज्म के सिलसिले में भी था, लेकिन खास करके इस्लाम के बारे में था। और वो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग था जो गांधी जी ने किया। उसके बार-बार विफल होने के बावजूद ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके जाने के बाद, अब तो 75 साल हो गए, उसके बाद भी हम उससे सीख नहीं ले पाए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और इसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और एजुकेशनल लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप और मीडिया, ये सभी समान रूप से दोषी हैं। क्योंकि सब कुछ सामने है, हम देख सकते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश का उदाहरण हो या पाकिस्तान का उदाहरण हो या स्वयं मुस्लिमों के अपने आंतरिक जीवन की स्थिति हो, हम देख करके भी अनदेखा करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो ये चेतावनियाँ शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया था कि इन 3 बड़े विद्वानों के माध्यम से, बल्कि 4 विद्वानों के माध्यम से इस समरूप चेतावनी को हम समझने की कोशिश करें, और अपने लिए ही नहीं, अपने देश, अपने धर्म और अपने आने वाली पीढ़ी, सबके लिए ये आवश्यक है कि आप इसके बारे में किसी भ्रम में ना रहें। और एक बार अगर इस भ्रम से हम मुक्त हो जाते हैं, तो इसका उपाय करना आसान भी है। ये बिल वार्नर भी बताते हैं, रिचर्ड बेंकिन भी बताते हैं, सोल्जेनित्सिन भी बताते हैं, और मैं पूरी तरह इससे आश्वस्त हूँ। बल्कि मैं जब कुछ ऐसे मित्र चर्चा करते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई को आप समझते हैं कि विचारों से हल हो जाएगी, मैं उनको कहता हूँ कि विचारों से हल नहीं होगी। लड़ने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने भ्रामक विचारों से मुक्त हो जाएँगे, तो हो सकता है आपको लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि एक अर्थ में आपका शत्रु बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरे अर्थ में वो बहुत ही कमज़ोर है। और एक बार उसको जब मालूम हो जाए कि आप उसके बारे में किसी भ्रम में नहीं हैं, तो वास्तव में वो तुरंत समझौता करने की ओर बढ़ेगा, और शायद तब आप उसको पराजित भी कर सकेंगे। लेकिन भ्रम में रह करके आप उसको दिन-रात और खाद पानी दे रहे हैं, ये इस चेतावनियों का मतलब है। भ्रम के लिए सर आपने एक और कोट किया डॉक्टर वफा सुल्तान को, और ए गॉड हु हेट्स, और वो जो कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम देशों में जनसंहार के हथियार खोजने, नष्ट करने जा रहे हैं, परंतु उनको वहां वो मिलता नहीं, वो किताबों में है उनके। वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे लग रहा है ये बहुत मतलब मेन थीम है वो। मेन थीम है, एग्जैक्टली। ये भी देखिए वही बात है। वफा सुल्तान तो प्रॉपर अरेबिक है, उनका जन्म ही अरब में हुआ था, वहीं पली बढ़ी, वहीं वो पढ़ी लिखी, डॉक्टर हुई, और डॉक्टर होने के कारण उनको हजारों मरीजों, हजारों तरह के लोगों से उनका सीधा संपर्क था। उसके बाद वो अमेरिका गई, और फिर वहाँ उन्होंने उन लोगों के जीवन और उनके विचारों को भी देखा, और वहाँ पर उन मुसलमानों को भी देखा जो कि गैर अरब है। तो वफा का जो ऑब्जर्वेशन है, वो
एक अर्थ में और रिमार्केबल है। वो कहती हैं कि जो नॉन अरब मुसलमान हैं, जैसे भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, या मलेशिया के हैं, इंडोनेशिया के हैं, या और कहीं के हैं, अफ्रीका के हैं, वफा सुल्तान का कहना है कि वो भी पूरी तरह इस्लाम को नहीं जानते। और वो उन्होंने इसका कहा कि मैंने अमेरिका में कई मुसलमानों से पूछा कि ये जो नमाज के बाद वो क्या पढ़ते हैं, फातिहा, फातिहा फातिहा। भी पढ़ते हैं हमेशा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका में कई मुसलमानों से पूछा जो नॉन अरब हैं कि फातिहा आप पढ़ते हैं, इसका अर्थ। तो उन्होंने कहा, वफा कहती हैं कि उनको फातिहा का अर्थ नहीं पता था, जबकि अरब में हर बच्चा जानता है कि उसका मतलब क्या है। तो वफा का कहना यह है कि वो नरसंहारकारी हथियार जो है वो एटम बम नहीं है, बंदूक नहीं है, और वो AK-47 नहीं है। वो जो स्कूलों से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, और मीडिया से लेकर पॉलिटिकल स्पीचेस तक, और जुम्मे की तकरीरों से लेकर के बाकी सेमिनरियों तक जो पढ़ाया जाता है, वफा सुल्तान का कहना है कि वही वो नरसंहारकारी हथियार है। उसी से जिहादी पैदा होते हैं और सारी दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आपको पॉलिटिकल इस्लाम से लड़ना है, अगर आपको हिंसक जिहाद से लड़ना है, तो आपको उस पूरे लिटरेचर को ठीक से समझना पड़ेगा, जो अरब देशों में बचपन से ही सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसी से हर तरह के लोग तैयार होते हैं। बिरले लोग ही उससे निकल पाएंगे, जो कि कम्युनिज्म का भी अनुभव था कि जब कोई टोटलिटेरियन व्यवस्था पूरे समाज को एक खास तरह के विचार से बांधने की कोशिश करती है और उस पर सेंसरशिप रखती है कि बाहर के विचार उसके सामने ना आ पाए, उसको दुनिया का पता ना चले, तो उससे निकलना बहुत कठिन होता है। तो वफा सुल्तान वाला अंश तो इसमें नहीं है, लेकिन वो प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। वफा ने बड़ी अच्छी बात कही, जो आपने शुरू में कहा कि रिचर्ड बैंकिन वाले हिस्से को जो भी मित्र चाहे बांग्ला में, आपसे पंजाबी में, हर भाषा में लोगों तक पहुंचाए, हिंदुओं तक। ये वफा कहती हैं कि सबसे जरूरी काम यह था कि सारी अरब इस्लामिक पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं के डाइजेस्ट को विश्वसनीय तरीके से अंग्रेजी में सामने लाया जाए, यानी दुनिया को बताया जाए ये क्या कर रहे हैं। वो यहाँ हिंदी में भी नहीं हो रहा सर। आप आरिफ मोहम्मद खान साहब को देखिए, वो कितनी बार देवबंद की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन वो कानों पे लोगों के जू नहीं रंगता, क्योंकि वो क्या लिटरेचर है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। तो उसका देखिए कारण तो यही है कि हमारा जो लीडरशिप है, राष्ट्रीय लीडरशिप, और इसमें मैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, मीडिया में सबको कह रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया और पॉलिटिकल क्लास का इसमें दोष है कि वो न केवल इसके बारे में चुप्पी रखते हैं, बल्कि वो झूठी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को झूठी बातें कह करके आश्वस्त रखते हैं। और एक तरह से वो कम्युनिस्टों का उन पर प्रभाव है कि नहीं नहीं, ये तो मुख्यतः आर्थिक कारण है, तो विकास होगा तो ठीक हो जाएंगे, इसलिए उनको और अनुदान दो, उनको कंप्यूटर दो, उनको और इंस्टीट्यूशन दो, यूनिवर्सिटी दो। और वो इस बात की परख भी नहीं करते कि उन सब का उपयोग क्या होता है। तो वफा सुल्तान ने, अयान हिरसी अली ने, बिल वार्नर ने, सब ने एक ही चेतावनी अलग अलग तरह से दी है कि आप इस भ्रम में हैं, पीसफुल और नॉन पीसफुल का जो आपने भेद कर रखा है, आप इसमें मारे जाएंगे। वो हॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना, गुड कॉप बैड कॉप, कि पुलिस वाला डिपार्टमेंट एक ही है और दोनों दोस्त हैं पुलिसमैन। एक जरा दबंगई से व्यवहार करता है, रूखा व्यवहार करता है, मारता पीटता है, और दूसरा पुलिसमैन पुचकार करके बातचीत करता है। तो बेचारा जो उसके फंदे में आया हुआ है अपराधी, वो सोचता है कि ये जो बड़े प्रेम से बातचीत कर रहा है ये मेरा दोस्त है, तो वो उसके चक्कर में आ जाता है। तो ये गुड कॉप बैड कॉप की जो फ्रेजियोलॉजी है, ये वेस्ट में खूब समझ में आती है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल इस्लाम ने इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है और बहुत पहले से किया है। हॉलीवुड तो हाल की चीज है, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम ने सदियों से इस चीज का इस्तेमाल किया है कि कोई पॉलिटिकल इस्लाम का रील लीडर आपके सामने मीठी मीठी बात करता हुआ शांतिपूर्वक आता है, वो आपसे हल्की फुल्की डिमांड करता है, आपको फुसलाता है, आपकी प्रशंसा करता है, और आपसे कोई सब्सटेंशियल गेन लेके चला जाता है। और वो सब्सटेंशियल गेन ठीक जाकर के वो वायलेंट जिहाद को मदद पहुंचा। मैंने जो समझा है पॉलिटिकल इस्लाम का इतिहास और सिद्धांत पढ़ करके, वो मैं बिल वार्नर से 100% सहमत हूँ। उनका कहना है कि ये जो अज्ञान है, ये हमारा मुख्य शत्रु है। वो
उनके पास आज भी, और ये तो सैयद शहाबुद्दीन ने भी कहा था, मुझे याद है, ये कम से कम 25 साल पहले की बात है। सैयद शहाबुद्दीन जो सबसे बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कहा था कि भाई देखो, सच्चाई तो यह है कि पूरी दुनिया की जो इस्लामी आर्मी है, अगर वो इकट्ठा होकर के भी किसी पर अटैक करेगी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इवन भारत पर, तो वो नहीं जीत सकती है। इकोनॉमिकली भी पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक सुई आलपीन, एक फीता नहीं बनाता है। उनकी सारी की सारी ताकत काफिरों से ली गई है। उनको टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप से मिलती है। उनके तेल तक का इस्तेमाल, निकालने की व्यवस्था, बेचने की व्यवस्था, रिफाइन करने की व्यवस्था, सब के सब यूरोपियन और अमेरिकन लोग करते हैं। बाकी सब चीजें भी उनको दुनिया में दूसरों से ही मिलती हैं। तो वास्तव में वो लोग इतने कमजोर हैं, लेकिन चूंकि उनकी अपनी आइडियोलॉजी पर उनका दृढ़ विश्वास है, और उनको ये भी मालूम है कि बाकी लोग हमारे बारे में ठीक से जानते नहीं हैं, हम उनको चकमा दे सकते हैं, हम उनको बहला सकते हैं, ठीक इसी कारण उनका मनोबल बढ़ा रहता है। तो सिर्फ विचार की बात ही नहीं है, ये जो भय है, ये भी एक रियल बात है। इसको भी स्वीकार करना चाहिए कि इस्लामियों से अमेरिका में, यूरोप में, भारत में एक भय की जो भावना है, उसका भी वो भरपूर दोहन करते हैं। और ये आपको कोई किसी भी मुस्लिम एक्टिविस्ट से बात करके भी आपको समझ में आएगा कि वो मान के चलते हैं कि हम अगर 4 भी हैं, तो 40 भी हमारे सामने काफिर होंगे, तो वो भीतर से डरे रहते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, इसका भी उपाय करना होगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप सचमुच उनसे निडरता पूर्वक संवाद करने के लिए तैयार हैं, उनसे पॉलिटिकली और जरूरत पड़े तो फिजिकली भी डील करने के लिए तैयार हैं। जब आपकी यह भावना उनके सामने स्पष्ट होगी, तो वास्तव में लड़ाई नहीं होगी। इसीलिए मैं अपील यही करना चाहता हूँ, चाहे वो एकेडमिक लोग हों, पॉलिटिकल लोग हों, कि वो कल्पना की दुनिया में न रहें, ठोस एनालिसिस करें। जिस तरह से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना दफ्तर चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, वहां पर वो ठोस एनालिसिस करते हैं कि हमारा प्लस क्या है, हमारा माइनस क्या है, हमारी कठिनाई क्या है, हमारा मूलधन क्या है। वो ये पॉलिटिकल इस्लाम के मामले में, जिहाद के मामले में, या कश्मीर का मामला है, बंगाल का मामला है, या मैं तो अब कहूंगा कि अब तो वो बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब जगह वो अब वो समस्या है अभी जिसको तो रामनवमी में दिख गया सर, 9 स्टेट में एक साथ दंगे हुए। तो ये दिखा रहा है कि अगर आप, उनका मनोबल बढ़ रहा है और आपका मनोबल घट रहा है। इसलिए आर्थिक विकास, चुनावी जीत, इन सब के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जनसंख्या के भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। जनसंख्या तो भारत हिंदुओं की 1940 में भी इस्लाम की तुलना में 3 गुने थी, 4 गुने थी। लेकिन वो मुट्ठी भर इस्लामी लीडरों ने 1/3 भारत को अलग कर लिया। तो वो उनका मनोबल बना हुआ है। ये मनोबल की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई है, और समानता की लड़ाई है। अगर आप असमान होकर के व्यवहार करेंगे, अगर आप हीन होकर के व्यवहार करेंगे, अगर आप दुर्बल होकर व्यवहार करेंगे, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे एजुकेशनली, चाहे कल्चरली, आपको बराबरी से व्यवहार करना सीखना होगा। और जैसे ही आप बराबरी से व्यवहार करना सीखेंगे, वैसे ही इसका समाधान आपको दिखने लगेगा। जो पॉलिटिकल इस्लाम का काम ये धिम्मी लोग कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की, वो अज्ञान में ही कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम इनके साथ कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। और विल वार्नर कहते हैं कि ये काफिर है, वो अपनी नैतिकता से चलता है। वो मान लेता है कि चूंकि हम शांति से रहना चाहते हैं, इसलिए पॉलिटिकल इस्लाम भी शांति से रहना चाहता है। चूंकि हम सुख सुविधा चाहते हैं, तो वो भी सुख सुविधा चाहता होगा। हम चूंकि अपने बाल बच्चों से, परिवार से, देश से प्रेम करते हैं, तो वो भी करता होगा। वार्नर यही वार्निंग देते हैं कि आप भगवान के लिए इसको समझिए कि ये तीनों उसकी इच्छा नहीं है। उसकी जरा भी इच्छा नहीं है अपने देश के लिए कुछ सोचने की। उसकी इच्छा है पूरी दुनिया को इस्लाम के अंदर लाने की। उसकी जरा भी इच्छा नहीं है सुख से रहने की। उसकी इच्छा ये है, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं कहा था कि जिहाद में मरना सबसे बड़ा काम है, जिहाद सबसे बड़ा काम है, तो उसकी ये इच्छा है। चूंकि आप अपनी कल्पना को उसके ऊपर थोप करके उसके बारे में निर्णय लेते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल लीडर या एजुकेशनल लीडर या मीडिया लीडर गलतियां करते हैं। वो अपनी इच्छा को पॉलिटिकल इस्लाम के लीडरों पर, उनके अनुयायियों पर थोप करके कल्पना करते हैं कि चूंकि हम शांति पसंद करते हैं तो वो भी करते होंगे, हम विकास पसंद करते हैं तो वो भी करते होंगे, और इस भ्रम में वो उनको मदद करते हैं। तो कारण तो यही है। इसको तोड़ना तो उन्हीं के हाथ में है।
हम सिर्फ उनको इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, और जो ना करें उनकी भर्त्सना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। इस्लाम का एक धार्मिक भाग भी है, रिलीजियस पार्ट भी है, वो बहुत छोटा है। अब जैसे वो हज करने जाते हैं या रोजा रखते हैं या फिर एक खास तरह का खास तरह से जीते हैं, तो उससे दूसरों को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। जब वो दूसरे पर जोर जबरदस्ती करते हैं, दूसरे पर शरीयत फोर्स करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की जमीन, दूसरे की शिक्षा, दूसरे के खान पान, उस पर जब प्रहार करते हैं, उनको बेदखल करते हैं, तो वो हमारे लिए मुश्किल की समस्या होती है, और उसी को राजनीतिक इस्लाम कहा गया है। वो एक तरह से सिर्फ अंतर करने के लिए कि चूंकि इस्लाम को रिलीजन ही कहा जाता है और रिलीजन के प्रति एक दुनिया में सम्मानजनक भाव है, होना भी चाहिए, तो इससे अलग करने के लिए विल वार्नर ने कहा है कि पॉलिटिकल इस्लाम उसका बड़ा हिस्सा है। पॉलिटिकल पार्ट को, रिलीजियस पार्ट को अलग करना चाहिए। जैसे वो 3 नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इससे काफिरों पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोई हज करने जाता है या नहीं करने जाता है, उससे किसी हिंदू पर या क्रिश्चियन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो कहता है कि नहीं, चूंकि हमारा ये रोजे का महीना चल रहा है इसलिए आप भी मत खाओ, या चूंकि अब हमें इस बात से नाराजगी है इसलिए आप भी ये ना करो, या जब वो सड़क घेर करके नमाज पढ़ते हैं तो अब आप अपना चलना फिरना रोक दो, ये पॉलिटिकल हिस्सा है कि वो एक तरह से दूसरे पर डोमिनेंस कायम कर रहे हैं, दूसरे को उसकी जमीन, उसके अधिकार से बेदखल कर रहे हैं, अपना अधिकार उनके ऊपर थोप रहे हैं और दूसरे को अधिकार से विहीन कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल हिस्सा है और यही इस्लाम का ज्यादा बड़ा हिस्सा है। इसीलिए इसको अलग अलग करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात के प्रति सचेत होना ही चाहिए कि हम राजनीतिक इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। हम उनके जो शुद्ध उनका धार्मिक पक्ष है, जो मुश्किल से एक छोटा हिस्सा है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। वो अपना मस्जिद जाए, पूजा करें या ना करें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो शरीयत को दूसरे लोगों पर थोप रहे हैं और जब वो राष्ट्रीय संविधानों को, नैतिकता को, मानवीयता को रिफ्यूज कर रहे हैं, वहां पर हमारा विरोध है और वहां पर लड़ना पड़ेगा। इस अर्थ में ये मतलब हम पॉलिटिकल कह रहे इस्लाम। हैं कि अगर नमाज वो घर में या मस्जिद में पढ़े तो वो उनका धार्मिक मसला है, अगर वो सड़क पर कर रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल मसला है। ये मैं ठीक समझ पा रहा हूँ सर? जी हाँ, क्योंकि वो एक तरह से ये डोमिनेंस दिखा रहा है। क्योंकि डोमिनेंस। एक्चुअली प्रोफेट ने कहा था उनको कि अगर आप काफिरों के डोमिनेंस में रह रहे हैं, जहां पर काफिर ज्यादा हैं, और आपको अगर वो नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तो भी आप चिंता मत करो, तुम घोड़े पर बैठे बैठे पढ़ लो, या तुम यात्रा कर रहे हो, उनको रास्ता बताया हुआ है। लेकिन जब वो सड़क घेर के नमाज पढ़ते हैं तो एक तरह से वो अपना डोमिनेंस फैला रहे हैं, क्योंकि आज वो सड़क पर घेर रहे हैं, फिर वो पूरे शहर को लेंगे, फिर पूरे देश को लेंगे। वो धीरे धीरे है कि हमें कब्जा करने वाली स्थिति। इसलिए उससे सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों में अंतर करना चाहिए।